शहनाई की मधुर तान हवा में लहरें ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं संगीत के देवता विवाह के इस पावन अवसर पर आशीर्वाद देने आए हो। फूलों की खुशबू और मेहंदी की सुगंध ने पूरे महलनुमा घर को एक स्वप्निल आभा में डुबो रखा था। अनन्या की चुनरी में गुथे जरी के धागे चमक रहे थे। उसके गहनों की झनकार और आंखों में बसा एक सपना। वो सपना था एक नए जीवन का, एक नए घर का, अपने साथी के साथ सजने संवरने का। अनन्या सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित बेटी थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया था और शादी से पहले तक एक छोटी सी फर्म में काम करती थी। उसके पिता रिटायर्ड टीचर थे और माँ एक स्कूल में संगीत की शिक्षिका। अनन्या को बचपन से ही पेंटिंग और डिजाइनिंग का शौक था। आर्यन राठौर से उसकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के विवाह में हुई थी। आर्यन एक सुलझे हुए शांत स्वभाव का युवक था जो अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। शादी के पहले मिलने पर उसने अनन्या से कहा था, मैं एक आम आदमी हूँ लेकिन तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। उसकी यही सादगी अनन्या को सबसे ज्यादा भाई थी। विवाह के दिन सास श्रीमती देविका राठौर खास तौर पर तैयार हुई थी। रेशमी साड़ी, गले में मोतियों का हार और चेहरे पर एक अलग तेज। वो अनन्या के पिता से बात कर रही थी। हमारा घराना बहुत पुराना है, इज्जत सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हमारे परिवार में औरतें हमेशा घर परिवार संभालती आई हैं। अनन्या के पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने अनन्या को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। वो पढ़ी लिखी है और घर भी अच्छे से संभाल लेगी। शादी के बाद की पहली सुबह जब अनन्या ने बोली तो उसे अपने आप पर नाज हुआ। वो इस घर की बहू थी। उसने जल्दी से नहा धोकर रसोई में जाने की तैयारी की। सासू माँ पहले से ही पूजा में बैठी थी। सुप्रभात माँ, अनन्या ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। देविका ने आंखें खोली, एक क्षण के लिए उसे निहारा और मुस्कुराए बिना बोली, चाय बना दो, पापा को जल्दी ऑफिस जाना है। आर्यन को भी जल्दी उठा दो, हमारे घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज है। अनन्या ने तुरंत रसोई की ओर प्रस्थान किया। रसोई विशाल और आधुनिक थी लेकिन साफ सफाई की कमी थी। उसने चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, क्या सबको पसंद आएगी उसकी चाय। पहले कुछ महीने सहजता से बीते। अनन्या पूरे घर को संभालने में जुट गई। सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ, फिर नाश्ता, लंच, डिनर, सब कुछ परफेक्ट। आर्यन ऑफिस से लौटते ही उसके साथ वक्त बिताता। वो उसे अपने ऑफिस के किस्से सुनाता और वो उसे घर की छोटी छोटी बातें। लेकिन तीसरे महीने से ही हवा का रुख बदलने लगा। एक शाम जब परिवार बैठकर चाय पी रहा था, देविका माँ ने अचानक कहा, अनन्या, तुम्हारी सहेली रीमा का तो 6 महीने में ही बच्चा हो गया था ना? उसकी तो कोख बहुत धन्य है। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, पर ऐसा भगवान की मर्जी से ही होता है। सबका अपना अपना समय होता है। मर्जी? देविका की आवाज थोड़ी फीकी हो गई। औरत की कोख में ही तो सब कुछ होता है बेटा। हमारे खानदान में तो 3-3 महीने में ही खुशखबरी आ जाती थी। मैंने भी आर्यन को शादी के 4 महीने बाद ही जन्म दिया था। आर्यन ने टीवी देखना जारी रखा, मानो कुछ सुना ही ना हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा पर वो टीवी में ही डूबा रहा। यहीं से शुरू हुई वो यातना जो दिन ब दिन सिर्फ बढ़ती ही गई। चौथे महीने में देविका माँ ने एक वैद्य को बुलवाया। लड़की की प्रकृति ठीक नहीं है। उन्होंने रसोई में आर्यन के पिता से कहा, कुछ जड़ी बूटियों से इलाज करवाना पड़ेगा। वैसे भी आजकल की लड़कियां जंक फूड ज्यादा खाती हैं, प्रकृति खराब हो जाती है। अनन्या को कड़वी कड़वी जड़ी बूटियों का काढ़ा पीना पड़ता जिससे उसका जी मिचलाता रहता। एक दिन उसने काढ़ा पीने से मना किया तो देविका माँ ने कड़क कर कहा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हें हमारे खानदान का वारिस देना है। छठे महीने की एक घटना ने अनन्या को हिलाकर रख दिया। एक दिन जब आर्यन ऑफिस गया हुआ था, अनन्या अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी। अचानक दरवाजा बिना खटखटाए खुला और विक्रांत, उसका देवर, अंदर आ गया। उसकी नजरें अनन्या के शरीर पर घूम रही थी। क्या बात है भाभी, अकेले अकेले? वो शराब की बू छोड़ते हुए बोला, विक्रांत, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी। अनन्या ने डरते हुए कहा, शिकायत? विक्रांत हंसा, माँ तो तुम्हें नापसंद करती है, भैया तुम्हें समझते नहीं। बता दो कौन मानेगा तुम्हारी बात?
तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं। वो एक कदम और आगे बढ़ा। अनन्या ने तुरंत एक तीखी आवाज निकाली, निकल जाओ मेरे कमरे से वरना चिल्ला दूंगी। विक्रांत थोड़ा पीछे हटा। चलो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तुम जैसी सुंदर औरत का ये हाल, बर्बादी। और वह चला गया। उस रात अनन्या ने आर्यन को सब कुछ बताया। आर्यन ने गुस्से में वादा किया कि वो विक्रांत से बात करेगा, लेकिन अगले दिन जब देविका माँ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनन्या को डांटा। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, भाभी होकर देवर पर ऐसे आरोप लगाती हो। विक्रांत तो बच्चा है। आर्यन फिर चुप रहा। उसकी यह चुप्पी अनन्या के दिल पर एक गहरा घाव बन गई। 1 साल बीत गया। अब देविका का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। सुबह सुबह लेटी रहती हो, वो चिल्लाती, पूजा करने नहीं आती, भगवान तुम पर कृपा कैसे करेंगे। अनन्या के हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता था। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, सब में खामी निकाली जाने लगी। 2 साल पूरे होने पर देविका ने साफ साफ कह दिया, अब बस हो गया, या तो बच्चा पैदा करो या इस घर से चली जाओ। हम आर्यन की दूसरी शादी करवा देंगे, हमारे खानदान का नाम डूबने नहीं देंगे। उस रात अनन्या ने आर्यन के सामने रो रो कर अपना दिल हल्का करने की कोशिश की। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम जानते हो यह मेरी गलती नहीं है। डॉक्टरों ने कहा था कभी कभी समय लगता है, स्ट्रेस की वजह से भी देरी होती है। आर्यन ने उदास स्वर में कहा, तुम समझती नहीं अनन्या, माँ, परिवार, उनकी उम्मीदें, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरा साथ दे सकते हो। अनन्या का गला भर आया। बस इतना ही काफी है, तुम्हारा साथ मिले तो मैं किसी का सामना कर सकती हूँ। लेकिन आर्यन की आंखों में केवल असहायता थी। तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए और दवाइयां लेनी चाहिए, शायद किसी और डॉक्टर के पास चलें। और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अनन्या खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारों को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। अब केवल एक सवाल था, क्या वाकई एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी कोख से होती है? क्या प्यार, विश्वास और सम्मान की सारी डोर इतनी कमजोर होती है? उसे अपनी शादी की वो सुबह याद आई जब उसने लाल जोड़ा पहना था और सब उसे सुहागन कह रहे थे। क्या आज वो सुहागन नहीं रही? क्या एक माँ बन पाना ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी? हवा के झोंके के साथ मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अनन्या के कानों में केवल सास के कठोर शब्द गूंज रहे थे। उसने अपनी चुनरी संभाली जिस पर उसकी माँ ने दुल्हन के लिए कढ़ाई की थी। शायद यही सच था। सपने और हकीकत के बीच की दूरी उतनी ही थी जितनी इस कढ़ाई और उसकी टूटती हुई आशाओं के बीच। वो जानती थी यह केवल शुरुआत थी, आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा पीला और थका हुआ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक जुनून था। वो साबित करके रहेगी, एक औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख नहीं होती। 3 साल बीत चुके थे। अनन्या के लिए ये 3 साल नहीं, 3 युग थे। एक दिन एक नई पीड़ा, एक नया अपमान लेकर आता। उसका चेहरा जो कभी खिलता हुआ फूल सा लगता था, अब मुरझाया हुआ था। आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी और उसके कदमों में वो मस्ती कहीं सी खो गई थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। एक सर्द रात की बात है। अनन्या जोर से तप रही थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी छाई हुई थी। देविका माँ ने डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया। बीमारी ढोंग है, असली बीमारी तो उसकी कोख है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए नाटक कर रही है। आर्यन ऑफिस से लौटा तो अनन्या ने कराहते हुए कहा, थोड़ी सी दवा ला दो, बुखार है, शायद मौसम बदल रहा है। लेकिन देविका माँ ने आड़े हाथों ले लिया, दवा से क्या होगा, असली इलाज तो उसकी कोख का ही हो सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आती रोज रोज के इन नाटकों से? साल भर में कितनी बार बीमार पड़ जाती है। आर्यन ने माँ की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता दिखी, पर फिर वो सिर झुकाकर चुपचाप कमरे से निकल गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। यह चुप्पी उसे मौत से भी बदतर लगती थी। हर बार जब आर्यन उसके सामने चुप रह जाता, वो और टूट जाती। अगले दिन सुबह अनन्या ने जबरदस्ती उठकर घर का काम संभाला। बुखार में उसके हाथ कांप रहे थे। चाय बनाते समय गर्म पानी उसके हाथ पर गिर गया। एक जलती हुई चीख निकल पड़ी उसके गले से। देविका माँ दौड़ी आई। क्या हुआ? सारा घर जलाना चाहती हो क्या?
इतनी भी समझ नहीं कि चाय कैसे बनाते हैं। माँ पानी गिर गया। अनन्या ने डर से सिसकती आवाज में कहा, हाथ जल गया है। अरे वाह, नाटक करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। देविका माँ ने तीखे स्वर में कहा, जल गया है तो क्या हुआ, मर तो नहीं गई ना। पानी डालो और काम करो। हमारे जमाने में तो औरतें डिलीवरी के तीसरे दिन ही काम पर लग जाती थी। उस दिन अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके शरीर का दर्द उसके मन के दर्द से कम था। हाथ पर पड़ा जला निशान उसके दिल के घावों का प्रतीक बन गया। कुछ दिनों बाद परिवार में एक बड़ा उत्सव आया। देविका माँ की सास की सालगिरह। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। रिश्तेदारों की भीड़ में अनन्या अकेली पड़ गई। वो कोने में बैठी सबको देख रही थी। हंसते खिलते बच्चे, गप्पे मारती महिलाएं और व्यवसाय की बातें करते पुरुष। एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, अरे देविका, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं, 3 साल तो हो गए। देविका माँ का चेहरा तमतमा गया। खुशखबरी? इस नपुंसक औरत से? हमारे खानदान का नाम डुबो दिया इसने, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सारे रिश्तेदारों की नजरें अनन्या पर टिक गई। वो छोटी होती चली गई। उसे लगा जैसे वो नंगी खड़ी है। कोई सहानुभूति से देख रहा था तो किसी की नजरों में उपहास था। आर्यन दूर कोने में बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए अपने हाथों को देखता रहा। उसी शाम जब सब रिश्तेदार चले गए, देविका माँ ने आर्यन को बुलाया। बेटा, समय आ गया है, हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आर्यन हैरान रह गया। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अनन्या मेरी पत्नी है। पत्नी? देविका माँ ने सख्त स्वर में कहा। पत्नी का फर्ज होता है परिवार को आगे बढ़ाना। ये तुम्हारा फर्ज नहीं निभा रही। तुम्हारी उम्र हो रही है, हमें वारिस चाहिए। यह औरत हमें वारिस नहीं दे सकती। अनन्या दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधे अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। हर आंसू में उसके टूटे सपने तैर रहे थे। थोड़ी देर बाद आर्यन कमरे में आया। उसके चेहरे पर हार की छाया थी। वो बिस्तर पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। क्या बात है? अनन्या ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हालांकि वह जानती थी कि क्या चल रहा है। माँ, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, वे कह रही थी शायद तुम्हें अलग रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए, तुम्हारे माता पिता के पास। अलग? अनन्या की आवाज कांप उठी। मतलब सीधे सीधे कहो ना आर्यन। मतलब? आर्यन ने नीचे देखा। तलाक। वे कह रही है कि तलाक ले लो और मैं दूसरी शादी कर लूं। ये शब्द बिजली की तरह कड़क उठा। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने में छुरा भोंक रहा हो। वो हकीकत जिससे वो 3 साल से डर रही थी आखिरकार सामने आ ही गई। तुम भी यही चाहते हो? अनन्या ने टूटी आवाज में पूछा। 3 साल की शादी, तुम्हारा प्यार, सब कुछ खत्म। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने अनन्या के सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। वो समझ गई कि उसकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ दिन नर्क से कम नहीं थे। देविका माँ ने खुलकर ताने मारने शुरू कर दिए। कुछ लोगों की किस्मत में संतान सुख नहीं होता। ऐसे लोगों को दूसरों का सुहाग नहीं छीनना चाहिए। अपनी किस्मत को कोसती रहो और दूसरों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। विक्रांत अब और भी दुस्साहसी हो गया था। एक दिन जब अनन्या रसोई में काम कर रही थी, वो अंदर आया और उसके बाल सहलाने लगा। इतनी सुंदर औरत बर्बाद हो रही है। भैया तो तुम्हें संभाल नहीं सकते, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बस एक बार मना लो मुझे। अनन्या ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे, तुम लोगों की हद हो गई है। अच्छा? विक्रांत हंसा। जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तब याद आएगी मेरी बात। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस रात अनन्या ने फिर आर्यन से शिकायत की, लेकिन इस बार आर्यन का रिएक्शन और भी डरावना था। तुम ही हो शायद गलत, आर्यन ने थके स्वर में कहा। तुम्हें शक की नजर से सबको देखने की आदत हो गई है। विक्रांत बच्चा है, शरारती है। तुम इन सब चीजों को सीरियस मत लो। अनन्या को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अब वो पूरी तरह अकेली थी। उसके पास कोई नहीं था, न पति, न सहारा, न कोई उम्मीद। आखिरकार वो काला दिन आ ही गया। एक सुबह देविका माँ ने अनन्या के सामने कागजात रख दिए। ये लो तलाक के कागज। उन्होंने बिना किसी भावना के कहा, हस्ताक्षर कर दो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम किया है। तुम्हारे माता पिता को पैसे दे देंगे। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने आर्यन की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ा था।
उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद थी, शायद वो रुक जाए, शायद वो कहे कि वो उसे नहीं जाने देगा। लेकिन आर्यन ने आंखें चुरा ली। क्या क्या मैं इस घर में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी? अनन्या ने रोते हुए पूछा। मेरा प्यार, मेरी भावनाएं, मेरी इज्जत कुछ नहीं मायने रखती? देविका माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। औरत का फर्ज ही होता है परिवार को आगे बढ़ाना। तुम अपना फर्ज नहीं निभा पाई। हमें नए सिरे से शुरुआत करनी है। अनन्या ने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके हाथ से जैसे जान निकल गई हो। उसे अपनी शादी की वो सुबह याद आई जब उसने सिंदूर लगाया था। आज वही सिंदूर उसकी किस्मत पर काला धब्बा लग रहा था। जब वो अपना सामान बांध रही थी, विक्रांत कमरे में आया। अभी भी वक्त है भाभी, मैं माँ को मना सकता हूँ, बस तुम्हें। अनन्या ने उसे गौर से देखा। तुम सब एक दिन मेरे सामने जरूर शर्मिंदा होगे। मैं वापस आऊंगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख नहीं होती। वह बिना पीछे मुड़े घर से निकल गई। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखों में शायद दर्द था, पर अनन्या के लिए अब उस दर्द की कोई कीमत नहीं थी। बाहर बारिश हो रही थी। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि आंसू और बारिश का पानी एक जैसा ही होता है, दोनों ही नमकीन, दोनों ही दर्द से भरे। वो सड़क पर चलती रही। उसे नहीं पता था कि जा कहाँ रही है। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई सहारा नहीं था, सिर्फ टूटे हुए सपने और एक सवाल था, क्या वाकई उसकी कोई कीमत नहीं थी? पर उस सवाल में ही एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो एक दिन ज्वाला बनकर भड़कने वाली थी। वो रुकी, पीछे मुड़कर उस घर को देखा जो कभी उसका अपना था, और मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं लौट कर आऊंगी और तब तुम सबको पता चलेगा कि तुमने किस लौ को बुझाने की कोशिश की है। बारिश की बूंदें अनन्या के चेहरे पर बिजली की तरह चुभ रही थी। वो सड़क पर बेसुध चली जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसू की जगह अब एक सूनापन बह रहा था। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शरीर का दर्द अब मन के दर्द के आगे बिल्कुल फीका पड़ चुका था। वो एक बस स्टॉप पर जा पहुंची। खाली बेंच पर बैठते ही उसका शरीर थर थर कांपने लगा। आंसू और बारिश का पानी मिलकर उसके चेहरे पर नमकीन धाराएं बहा रहे थे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर उसका दिल बार बार टूट रहा था। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को अकेली? एक बुजुर्ग दूध वाले ने पूछा, जो बस का इंतजार कर रहा था। अनन्या ने सिर नहीं उठाया। उसे लगा जैसे दुनिया, पूरी दुनिया उसे ताक रही है। उसने अपने आप को समेटने की कोशिश की, पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 3 साल का हर अपमान, हर ताना, हर आंसू अब एक साथ बह निकला था। अचानक उसे याद आया प्रिया, उसकी बचपन की सहेली, जिसने कॉलेज के बाद संपर्क कम हो गया था। उसने अपना फोन निकाला, जो अब भी चल रहा था। शायद आखिरी संपत्ति थी उसके पास। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने प्रिया का नंबर डायल किया। प्रिया, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं अनन्या। अनन्या, तू कहाँ है? तेरी आवाज क्यों कांप रही है? क्या हुआ? प्रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे कोई जगह चाहिए। अनन्या रोते रोते बोली, मैं घर से निकल आई हूँ। तू कहाँ है बता, मैं अभी आती हूँ। प्रिया की आवाज में चिंता झलक रही थी। आधे घंटे में प्रिया अपनी छोटी सी कार में आ पहुंची। जब उसने अनन्या को देखा तो उसकी आंखें भर आई। ये वो अनन्या नहीं थी जिसे वो जानती थी। कॉलेज की वो चुलबुली हंसमुख लड़की जो हमेशा नए नए डिजाइन बनाती रहती थी, अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक टूटी हुई, डरी हुई औरत बैठी थी। अनन्या, तू? प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। चल मेरे साथ चल, तू जहाँ चाहे, जितने दिन चाहे रह सकती है। प्रिया के छोटे से फ्लैट में पहुंचकर अनन्या टूट गई। 3 दिन तक वो बुखार से तपती रही। बुखार के भ्रम में वो बड़बड़ाती रहती, मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मुझे मौका दो। प्रिया ने उसकी सेवा की, दवाइयाँ दी, खाना खिलाया और सबसे बढ़कर उसे महसूस कराया कि वो अकेली नहीं है। जब अनन्या ठीक हुई तो वो और भी टूटी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में जीवन की कोई चिंगारी नहीं थी। एक सुबह वो रसोई में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक उसकी नजर अखबार के एक विज्ञापन पर पड़ी। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स, प्रवेश शुरू, नई बैच में सीमित सीटें। उसने विज्ञापन को देखते रहना जारी रखा। कॉलेज के दिनों में उसे डिजाइनिंग का शौक था, पर शादी के बाद सब छूट गया था। उसके सास ने कहा था,
शादीशुदा औरत का काम घर संभालना होता है, बाहर की नौकरी नहीं। क्या सोच रही है? प्रिया ने पीछे से आकर पूछा। कुछ नहीं, अनन्या ने सिर झुकाकर कहा। बस झूठ मत बोलो। प्रिया बैठ गई। तू वही अनन्या नहीं रही जो मैं जानती थी। तू अब डरी हुई सहमी हुई है। कॉलेज में तू तो सबसे बोल्ड थी। क्या हुआ तुझे? जब तुम्हारी हर इच्छा हर सपना तोड़ दिया जाए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। जब तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगी। गलत, प्रिया ने जोर से कहा। तू वही अनन्या है जिसने कॉलेज में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया था। तू वही है जिसने अपने पिता के व्यवसाय में मदद की थी। तुझे खुद को याद दिलाना है, तेरे अंदर की अनन्या को जगाना है। उस दिन प्रिया के शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। शाम तक वो सोचती रही, फिर उसने फैसला किया। अगले दिन वो उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने पहुंच गई। पहले दिन ही उसे एहसास हुआ कि दुनिया बदल चुकी थी। नई तकनीक, नए सॉफ्टवेयर, वो सब कुछ भूल चुकी थी। क्लास के बाकी छात्र उससे उम्र में छोटे थे और नई टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल थे। मैडम, आप इस बटन में ये फंक्शन एक्टिवेट करें, एक युवा लड़के ने कहा। जब अनन्या एक सिंपल सॉफ्टवेयर फंक्शन में फंस गई, अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा सब उसे देख रहे हैं। वो गलती करने से डर रही थी, वही डर जो उसे अपने ससुराल में हमेशा सताता रहता था। उस रात वो फिर रोई। मैं नहीं कर पाऊंगी प्रिया, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ। तो आगे बढ़ना सीखो, प्रिया ने कहा। डर के आगे जीत है, तू हार मत मान। अनन्या ने ठान लिया। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, कोर्स की किताबें पढ़ती, प्रैक्टिस करती। दिन में एक छोटी सी बुटीक पर सेल्स गर्ल की नौकरी की, शाम को कोर्स के लिए जाती। पहले पहले तो बहुत मुश्किल हुई। नौकरी में ग्राहकों के सामने बोलने में डर लगता, कोर्स में नई चीजें सीखने में परेशानी होती। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। एक दिन इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट में उसने एक अपार्टमेंट का डिजाइन तैयार किया। उसके टीचर श्री मल्होत्रा हैरान रह गए। यह तो शानदार है अनन्या, तुम में काबिलियत है, यह डिजाइन प्रोफेशनल लेवल का है। पहली बार 3 साल में किसी ने उसकी तारीफ की थी। उस रात वो खुशी से सोई। यह छोटी सी सफलता उसके लिए एक बड़ी जीत थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक छोटी सी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में उसे असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। पहला वेतन मिलने पर उसने प्रिया को एक छोटा सा तोहफा दिया। ये लो तुम्हारे प्यार का बदला। अनन्या की आंखों में विश्वास लौटाया था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। 2 साल बीत गए। अनन्या अब कंपनी की एक महत्वपूर्ण एम्प्लॉय बन चुकी थी। उसने अपना एक छोटा सा फ्लैट भी ले लिया था। एक दिन ऑफिस में उसकी बात राहुल से हुई। राहुल एक आर्किटेक्ट थे जो उसी बिल्डिंग में काम करते थे। वो अनन्या की मेहनत और काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। राहुल ने उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी गाइड किया। एक शाम ऑफिस की छत पर बैठे बैठे राहुल ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक दर्द छुपा है अनन्या, एक ऐसा दर्द जो तुम्हारी हर सफलता के पीछे का सीक्रेट मोटिवेशन है। अनन्या ने पहली बार अपनी पूरी कहानी किसी को सुनाई। राहुल ने धैर्य से सुना, बिना किसी जजमेंट के। तुम्हारी कीमत तुम्हारी कोख से नहीं, तुम्हारे दिल और दिमाग से है। राहुल ने कहा, तुमने जो वो कोई नहीं सहन कर पाता, पर तुम मजबूत रही। यह वाक्य अनन्या के लिए मरहम बन गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 साल बाद राहुल और अनन्या ने शादी कर ली। यह रिश्ता सम्मान और प्यार पर आधारित था। शादी के 6 महीने बाद अनन्या को एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर ने पुष्टि की तो अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू उस दर्द के नहीं थे जो उसने झेला था, बल्कि उस सच्चाई के थे कि उसके साथ कुछ गलत नहीं था। शायद स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर की वजह से ही उसे पहले दिक्कत आ रही थी। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो वो समझ गई, जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया था। उसकी आंखों में एक नया उद्देश्य जगा। वो अपनी बेटी को एक ऐसे समाज में बड़ा करेगी जहां औरत की कीमत उसकी कोख से नहीं, उसके चरित्र और काबिलियत से हो। एक शाम वो अपनी बेटी की गोद में लिए खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बारिश हो रही थी, ठीक उस दिन की तरह जब उसे घर से निकाला गया था। प्रिया ने पीछे से आकर पूछा, क्या सोच रही हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं सोच रही हूँ अब वक्त आ गया है उन्हें दिखाने का कि अनन्या सिर्फ एक कोख नहीं, एक इंसान है।
वक्त उस समाज को जवाब देने का जो औरत की कीमत सिर्फ उसकी मदरहुड से तोलता है। उसकी आंखों में एक नई चिंगारी जगी थी, और चिंगारी जो अब ज्वाला बनने को तैयार थी और जानती थी कि अब उसे अपने पास्ट का सामना करना होगा, एक संदेश देने के लिए, एक ऐसे संदेश जो समाज में बदलाव ला सके। 5 साल बाद अनन्या अपने आलीशान ऑफिस में खड़ी खिड़की से शहर का नजारा देख रही थी। अनन्या डिजाइन स्टूडियो के फ्लेक्सी ग्लास पर उसका नाम चमक रहा था। उसकी सफलता की कहानियां पूरे शहर में मशहूर थी। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए थे और आज वो एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में जानी जाती थी। अचानक उसकी नजर अखबार की एक खबर पर पड़ी। राठौर कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। बैंकों ने कर्ज वसूली के नोटिस जारी किए। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये वही कंपनी थी जिसके लिए आर्यन काम करता था और जिसके नाम पर देविका माँ इतना घमंड करती थी। उसने अखबार को ध्यान से पढ़ा। खबर में बताया गया था कि कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी और आर्यन के पिताजी की सेहत भी बिगड़ गई थी। मैडम, ये फाइल देख लीजिए। उसकी असिस्टेंट ने एक फाइल पेश की। गार्डन एनक्लेव प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मिल गया है। अनन्या ने फाइल खोली तो हैरान रह गई। ये उसी सोसाइटी का प्रोजेक्ट था जहां उसका पुराना ससुराल था। भाग्य ने उसे एक और मौका दिया था। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, इस प्रोजेक्ट को मैं खुद संभालूंगी। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, और हाँ, मेरी कार तैयार कराओ, मुझे अभी वहां जाना है। अगले हफ्ते अनन्या अपनी नई कार में उस सोसाइटी के गेट पर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सलाम किया और धीरे धीरे उसी घर के सामने पहुंची जहां उसे कभी अपमान सहना पड़ा था। घर की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने देविका माँ खड़ी थी। 5 साल में बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। उनके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। क्या बात है? देविका माँ ने पहचाने बिना ही पूछा। नमस्ते देविका माँ, अनन्या ने गर्व से सिर उठाकर कहा। देविका माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। तू तू अनन्या? जी हाँ, वही अनन्या जिसे आपने बच्चा पैदा न कर पाने का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था, जिसे आपने बताया था कि औरत की कीमत सिर्फ उसकी कोख से होती है। इतने में आर्यन और विक्रांत भी दरवाजे पर आ गए। दोनों के चेहरे पर शर्म और हैरानी का भाव था। आर्यन के कपड़े मैले कुचैले थे और विक्रांत शराब की बदबू मार रहा था। अनन्या, आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ, अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने इस सोसाइटी के नए टावर का इंटीरियर डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। विक्रांत ने तीखे स्वर में कहा। तू यहाँ से चली जा, हमें तेरी जरूरत नहीं। तू हमारे घर की इज्जत उड़ाने आई है। तुम्हारी जरूरत नहीं, पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या ने अखबार निकालकर दिखाया। तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। मैं तुम्हें लोन दिलवा सकती हूँ, बैंक वालों से बात कर सकती हूँ। देविका माँ ने गुस्से में कहा। हमें तेरी दया की जरूरत नहीं, हम अपना काम खुद देख लेंगे। यह दया नहीं, एक प्रस्ताव है। अनन्या ने कहा। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आना, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले दिन सुबह तीनों अनन्या के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस की शानदार बिल्डिंग और अनन्या का स्टाइलिश अंदाज देखकर वो हैरान रह गए। ऑफिस के रिसेप्शन पर अनन्या डिजाइन स्टूडियो का बोर्ड चमक रहा था। अनन्या ने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। बैठिए, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? देविका माँ ने कठोर स्वर में पूछा। पहले कुछ और बातें, अनन्या ने कहा। आप लोगों को याद है आपने मेरे साथ क्या किया था? आपको याद है कैसे आपने मुझे हर रोज ताने मारे, कैसे आपने मुझे डॉक्टर के पास जाने से रोका, कैसे आपने मेरी इज्जत से खेला? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा। हमें अफसोस है अनन्या, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अफसोस? अनन्या की आवाज में गुस्सा था। जब मैं बीमार थी तब दवा ना देना, जब विक्रांत मुझे परेशान करता था तब मेरी बात ना मानना, ये सब अफसोस से ठीक हो जाएगा। देविका माँ ने कहा। हमने जो किया उस वक्त ठीक समझा, हमें वारिस चाहिए था। झूठ, अनन्या ने जोर से कहा। आपने सिर्फ अपने घमंड के लिए किया, पर आज मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। उसने अपने फोन से एक वीडियो चलाया। वीडियो में उसकी प्यारी सी बेटी खेल रही थी, हंस रही थी। यही मेरी बेटी है, अनन्या ने गर्व से कहा, जिसे मैंने अपने दूसरे विवाह के बाद जन्म दिया। डॉक्टरों ने कहा था कि कभी कभी स्ट्रेस और मेंटल टेंशन की वजह से भी
प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। आपके घर का वातावरण, आपका दबाव, इसी वजह से मैं मां बन नहीं पा रही थी। तीनों के चेहरे पर शर्म का भाव था। आर्यन की आंखें नम हो गई। अब बात बिजनेस की। अनन्या ने सीरियस होकर कहा, मैं आपकी कंपनी को बचा सकती हूँ, पर कुछ शर्तों पर। क्या शर्तें? आर्यन ने पूछा। पहली शर्त, विक्रांत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी, उसके दुर्व्यवहार की। उसे सबक सीखना होगा। विक्रांत घबरा गया। माँ, ये नहीं होने देना, मैं जेल चला जाऊंगा। दूसरी शर्त, अनन्या ने आगे कहा, देविका माँ को सारे रिश्तेदारों के सामने यह कबूल करना होगा कि मैं नपुंसक नहीं थी। आपको सबको बताना होगा कि आपसे गलती हुई थी। देविका माँ का चेहरा लाल हो गया। यह तो बहुत ज्यादा है। तीसरी शर्त, आर्यन, तुम्हें 1 साल तक ऑर्फन एज में काम करना होगा, ताकि तुम समझ सको कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, जिसे हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम्हें उन बच्चों की देखभाल करनी होगी जो अनाथ हैं। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। वो समझ गया कि यह सजा नहीं, एक सबक था। यह बातचीत यही खत्म होती है। अनन्या ने कहा, अगले 24 घंटे में जवाब देना, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी और तुम सब बेघर हो जाओगे। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में देविका माँ ने कहा, हमें ये शर्तें माननी पड़ेंगी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगले दिन अनन्या के ऑफिस में एक अलग ही दृश्य था। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था। देविका माँ ने सबके सामने अनन्या से माफी मांगी। मैंने अनन्या के साथ गलत किया। देविका माँ की आवाज कांप रही थी। उसे बिना वजह दोष दिया। मैं माफी चाहती हूँ। विक्रांत को पुलिस उठाने आई थी। अनन्या ने पुरानी शिकायत दर्ज करवा दी थी। आर्य ने ऑर्फनेज में काम करने का वादा किया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो अनन्या ने देविका माँ से कहा, आज आपको पता चला होगा कि एक औरत की कीमत उसकी कोख से नहीं, उसके हौसले और इरादों से होती है। देविका माँ की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। माफ कर दो बेटी, हमने बहुत बड़ी गलती की, तू हमें माफ कर दे। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, माफी मांगने से पहले की गई गलतियां दूर नहीं होती, पर इससे भविष्य में सुधार हो सकता है। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, पर आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। उसने लोन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वो लोग जाने लगे तो आर्यन ने मुड़कर देखा। तुम सचमुच बहुत बदल गई हो अनन्या। तुम्हें देखकर लगता है कि औरतें किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हैं। नहीं, अनन्या ने गर्व से कहा, मैं वही हूँ। बस अब मैंने खुद को पहचान लिया है। मैंने सीखा है कि खुद के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। शाम को अनन्या अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। प्रिया ने आकर पूछा, संतुष्टि महसूस हो रही है? हाँ, अनन्या ने कहा, पर सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात की है कि मैंने अपने आत्मसम्मान को वापस पा लिया। आज मैं साबित कर सकी कि एक औरत किसी भी भूमिका में पूर्ण हो सकती है। बेटी, बहू, पत्नी, माँ या एक सफल एम्प्लॉई। उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, मानो कह रही हो, माँ तुम सबसे अच्छी हो। और अनन्या को एहसास हुआ कि असली जीत दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने में है। उसने न सिर्फ अपना सम्मान वापस पाया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि औरत की पहचान सिर्फ उसकी कोख तक सीमित नहीं है। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और कहा, मैं तुझे एक ऐसे समाज में बड़ा करूंगी जहां तेरी कीमत तेरी काबिलियत से तय हो, तेरी कोख से नहीं। 5 और साल बीत गए। अनन्या अब न केवल एक सफल बिजनेस वूमन थी, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बन चुकी थी। उसका अनन्या डिजाइन स्टूडियो अब देश के 10 अलग अलग शहरों में फैल चुका था, पर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी नारी शक्ति फाउंडेशन की स्थापना। एक शाम फाउंडेशन के कार्यक्रम में अनन्या मंच पर खड़ी सैकड़ों महिलाओं को संबोधित कर रही थी। उनमें से ज्यादातर वो महिलाएं थी जो किसी न किसी रूप में भेदभाव और अत्याचार का शिकार हुई थी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, अनन्या ने माइक्रोफोन थामते हुए कहा। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे उसकी कोख के आधार पर परखा गया, जिसे बताया गया कि वो अधूरी है क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही है। सभागार में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, ससुराल के अत्याचारों से लेकर उसके संघर्ष और सफलता तक की पूरी यात्रा। पर मैं यहाँ आज कहने आई हूँ कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी कोख नहीं होती। हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेस वुमन कुछ भी बन सकते हैं। हमारे सपने, हमारी काबिलियत, हमारा व्यक्तित्व, यही हमारी पहचान है। कार्यक्रम के बाद एक युवा लड़की अनन्या के पास आई। मेरी शादी होने वाली है, पर मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि शादी के 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करना होगा।
मैं अपनी नौकरी जारी रखना चाहती हूँ। अनन्या ने उसे समझाया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा फैसला, किसी को अधिकार नहीं कि तुम्हारे जीवन के फैसले तय करे। इस तरह वो रोज कई महिलाओं की मदद करती। उसका फाउंडेशन महिलाओं को कानूनी सलाह, काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग देता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक अपरिचित चेहरा आया। आर्यन खड़ा था, उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। अनन्या, मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ, आर्यन ने कहा। उस ऑर्फन एज में काम करके मैंने सीखा कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं। मैंने वहां ऐसे बच्चों को देखा जो अनाथ हैं पर उनके सपने बड़े हैं। मैंने समझा कि मैं कितना स्वार्थी था। अनन्या मुस्कुराकर जवाब दिया, जीवन हमें कई बार सबक देता है, जरूरी है कि हम उसे सीखें। आर्यन ने बताया कि उसकी कंपनी अब स्थिर हो गई थी और वो भी अब सामाजिक कार्य से जुड़ गया था। विक्रांत को भी सजा मिल चुकी थी और अब वो सुधर गया था। देविका माँ अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में भाग लेती थी और दूसरी महिलाओं को समझाती थी कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती हैं। अनन्या की बेटी 8 साल की हो चुकी थी और उसका नाम उसने आशा रखा था। आशा एक समझदार लड़की थी जो अपनी माँ को अपना आदर्श मानती थी। एक शाम आशा ने अनन्या से पूछा, मम्मी तुम इतनी मजबूत कैसे बनी? अनन्या ने उसे गोद में बैठाते हुए कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर असल में वही नई शुरुआत का समय होता है। तुम्हें विश्वास करना होता है कि तुम कर सकती हो। आशा ने कहा, मैं भी बड़ी होकर तुम्हारी तरह बनूंगी, मैं भी औरतों की मदद करूंगी। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही तो वो लेगेसी थी जो वो छोड़ना चाहती थी, एक ऐसी पीढ़ी जो औरतों को कमजोर नहीं ताकतवर समझे। अगले हफ्ते अनन्या को वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। समारोह में उसने अपना भाषण देते हुए कहा, ये अवार्ड मैं उन सभी महिलाओं को डेडिकेट करती हूँ जो समाज के तानों और बंधनों से जूझ रही हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपकी कीमत आपके बच्चे पैदा करने से नहीं, आपके सपनों और योग्यता से तय होती है। हम सब में ताकत है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकें। उसका यह भाषण मीडिया में प्रकाशित भी हुई और लाखों महिलाओं को प्रेरित भी किया। एक दिन अनन्या को एक युवा लड़की का संदेश मिला, आपकी कहानी ने मुझे तलाक के बाद फिर से जीने की हिम्मत दी है। मैंने आपकी तरह एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और आज मैं खुश हूँ। ऐसे कई संदेश आने लगे। अनन्या को एहसास हुआ कि उसका खुद का संघर्ष अब एक सामाजिक कार्य बन चुका था। आज अनन्या के पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सोचता है। और इस तरह अनन्या की अग्नि परीक्षा ने न सिर्फ उसे मजबूत बनाया बल्कि उसने समाज का नजरिया बदलने में भी मदद की। आज वो जानती थी कि उसका संघर्ष मीनिंगलेस नहीं था। उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज की नींव रखी थी। तो दोस्तों, धन्यवाद।